हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। आज की इस वीडियो में दोस्तों राजस्थान के भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ राजस्थान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने और वीडियोस भी डाली थी राजस्थान जियोग्राफी की। जिस भी छात्र या छात्रा ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पे जाएं और जो एक प्लेलिस्ट है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 नाम से प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। आज की जो वीडियो है वो वन रक्षक वनपाल के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा जितनी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। हाँ, इनके लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आज मैंने उठाए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आई थिंक आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। गुजरात में स्थित है। और हाँ, हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों विद एंड विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के वीडियो को देखिएगा। ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। और यहाँ पे क्या है जो गिर पक्षी होते थे उनकी जो है मतलब कि जो गिर होते थे उन जीवों की प्रजातियों को वहाँ पे सुरक्षित रखा गया था, इसलिए उसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, राज्य और राजधानियाँ आप याद रखो। ठीक है, कहीं भी आपके काम आ सकती है। तो सही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तो राजस्थान में ही है। राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ से 25 किलोमीटर थोड़ा सा आगे पड़ता है दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। ये जो है काफ़ी मतलब जंगली इलाका है। यहाँ पे काफ़ी जंगली जीव रहते हैं और इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के बाद यहाँ पे अखेट का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अखेट बोले तो शिकार का दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ है ये? प्रतापगढ़ में है। तो बै इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी अस्तित्व में कब आया था? ठीक है ना। तो भारत में जो प्रथम बायोस्फीयर है रिजर्व नीलगिरी, वो 1986 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1986 के अंदर आया था। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संग्रहण है। जल संग्रहण का मतलब क्या है? ध्यान से देखना दोस्तों, जल संग्रहण का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। तो जल संग्रहण का मतलब है जल को इकट्ठा करना, यानी कि जो वर्षा का जो जल होता है उसका संग्रहण करना। संग्रहण का मतलब क्या होता है दोस्तों? इकट्ठा करना। ठीक है ना, इकट्ठा करना। अब दोस्तों क्या है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, पानी की बहुत कमी रहती है ना। तो राजस्थान में क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है उसको लोग अलग अलग पात्रों में, बावड़ी में, टैंक में, कुओं में और घर की छतों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, आपने सुना होगा ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो करके वो क्या करते हैं, पर जल को इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा किस लिए करते हैं? ताकि जब जल की कमी हो तो वो जो जल है उसका उपयोग किया जा सके, इसलिए जो है उसको इकट्ठा किया जाता है। तो वर्षा जल का संग्रहण करना ही जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है। तो सही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष के जल्दी गांव में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया था? तो वो साल कौन सा था दोस्तों? वो साल था 1730। 1730 का साल था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, राजस्थान में खेजड़ी जो है, खेजड़ी के वृक्ष थे। खेजड़ी गांव में, खेतड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष थे। वहाँ पे एक इमरती बाई नाम की एक महिला थी। ठीक है ना। तो वहाँ क्या हुआ कि कुछ राजा के ठेकेदार आके उस पेड़ों को काटने लगे। अब वो जो गांव था वो पूरा पूरा बिश्नोई समाज का गांव था। अमृता देवी थी, वो खेजड़ी वृक्ष से बहुत ज़्यादा लगाव करती थी। और जो गांव था वो बिश्नोई समाज का गांव था। और बिश्नोई समाज जो है वो खेजड़ी के वृक्षों को अपना पूजनीय वृक्ष मानता था। ठीक है। अब उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोग इसे काटेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले अमृता देवी उस पेड़ से आलिंगन करके लिपट गई। ठीक है। बोली अगर आप पेड़ों को काटोगे तो मुझे भी आपको साथ में मारना पड़ेगा। तो लोगों ने, ठेकेदारों ने क्या किया, उसको भी उसके साथ मारने की कोशिश की। तो सभी गाँव वाले जो है वो वहाँ पे आ गए और सभी गाँव वाले जो है वो खेजड़ी के वृक्षों से लिपट गए। तो टोटल 363 लोग थे दोस्तों वो। ठीक है ना। और 363 के 363 लोगों पर ही जो राजा के जो ठेकेदार थे उन्होंने तलवारें चला दी, उन्होंने कुल्हाड़ियाँ जो टोके होते हैं वो चला दिए दोस्तों। ठीक है ना। तो ये जो हुआ था, ये जो
घटना है ये 1730 में हुई थी खेतड़ी गांव के अंदर, ठीक है, झुंझुनू के पास है। और इसके बाद जो है दोस्तों, जब राजा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने काफ़ी अफसोस जाहिर किया और उन्होंने वहां से तुरंत वृक्षों की कटाई को रोकने का आदेश दिया, ठीक है ना। ये थी उसकी पूरी स्टोरी, ठीक है, तो आपको स्टोरी याद होनी चाहिए। तो 1730 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी के बलिदान के बाद चिपको आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया। चिपको आंदोलन का मतलब क्या है कि जब भी कोई वृक्ष काटने आए तो आप उस वृक्ष के साथ चिपक जाओ। तो जब ये खेजड़ी का जो वृक्ष आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर जो अमृता देवी ने और 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी 1730 में, तो उस टाइम क्या था, उसके बाद चिपको आंदोलन भी बढ़ा। चिपको आंदोलन था कि जब भी कोई पेड़ कटेगा तो हम उसके साथ चिपक जाएंगे, इसे बोला गया चिपको आंदोलन, ठीक है। तो इसको खेजड़ी के बलिदान के बाद इसको आगे बढ़ाने वाले जो शख्स थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन प्रबंधन का अर्थ क्या है। जैसे अभी अभी हमने देखा जल संग्रहण का अर्थ, वैसे संसाधन प्रबंधन का होता है। इसका मतलब है, संसाधन वर्ग का मतलब होता है दोस्तों संसाधन संबंधन का प्रबंधन का, कि सभी वर्गों में संसाधनों का जो उपयोग है वो समान रूप से होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बड़े लोग जो है, अमीर आदमी है, उनको संसाधन मिल जाए, गरीब लोग ऐसे वंचित रह जाएं। संसाधन प्रबंध का मतलब है समाज के निम्न वर्ग और समाज के उच्च वर्ग, उन दोनों को बराबर बराबर हिस्से में संसाधन उन्हें मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो संसाधन प्रबंधन का मतलब यही है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा जो है वो दिया गया था 1983 के अंदर, 1983 के अंदर दिया गया था। उस दिन से खेजड़ी को राजकीय वृक्ष और राज्य वृक्ष के रूप में घोषित कर दिया गया था। अब अगर आप खेजड़ी को काटते हो तो राज्य सरकार तथा भारत सरकार की तरफ से आपके खिलाफ कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। तो 1983 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल आंकड़ा की पुस्तक किससे संबंधित है। वो है दोस्तों, देखो, संकटग्रस्त वन्य जीवों से भी है, दुर्लभ वन्य जीवों से भी है, विलुप्त जातियों से भी है। तो डै इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों इसको बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा ना, जब आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन आया था, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक का मतलब होता है लाल आंकड़ा की पुस्तक। इसमें क्या है, ऐसे जानवरों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि या तो संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त का मतलब क्या है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, या जो दुर्लभ है, दुर्लभ यानी कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, या जो विलुप्त हो चुके हैं यानी कि जो गायब भी हो चुके हैं, देखने को मिलते ही नहीं है, उन सभी का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है एक पुस्तक के अंदर। वो लाल रंग की होती है, रेड डाटा पुस्तक होती है। डाटा का मतलब होता है वन्य जीवों का डाटा, और रेड इसलिए बोला गया क्योंकि उसके ऊपर जो लाल रंग है वो किया गया है। लाल रंग इसलिए इंगित किया गया दोस्तों, लाल का मतलब होता है कि डेंजर जोन, तो जो डेंजर जोन में जो प्रजातियां हैं उनके लिए उस पर लाल रंग किया गया है, ठीक है। तो दे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा। तो एंथ्रासाइट में होती है। एंथ्रासाइट जो है कोयले की प्रजाति है दोस्तों, कोयले का टाइप है एंथ्रासाइट, ठीक है ना। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा जो है कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। सही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत में वर्तमान में जो है दोस्तों वो कितने राष्ट्रीय उद्यान है, आप मुझे बताओगे कितने राष्ट्रीय उद्यान है। 102। कितने हैं, 102 हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, चलो। भारत में सर्वप्रथम कब वन नीति घोषित की गई थी। वन नीति जो है वो सबसे पहले कब घोषित की गई थी भारत के अंदर, 1894 में की गई थी दोस्तों, 1894 के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो आपको सन याद रखना बस। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब गठित किया गया था। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था, गठित किया गया था, जिसके अंदर राज्य में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया गया था, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून कब स्थापित किया गया। 1 जून 1981 को स्थापित किया गया दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। वन सर्वेक्षण का मतलब होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन यूनिट्स, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यूनिट ऑफ इंडिया। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 जून 1981 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम क्या था। देखो ये कह रहा है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन को बड़ा करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था, 1936 में हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप पढ़ो कि 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था, ठीक है। अब ये कह रहा है जिसका वर्तमान नाम जो है वो जिम कॉर्बेट है।
इसका पुराना नाम क्या था, यानी कि अब तो इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो इसका पुराना नाम जो है वो था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क, HNP इसको बोलते थे। हेली नेशनल पार्क जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो द इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो है दोस्तों वो की गई थी 1952 के अंदर। कब की गई दोस्तों? 1952 के अंदर। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे ठीक 5 साल बाद में राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण नीति घोषित कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? तो वो है साल और सागौन भी पाए जाते हैं, पीपल और नीम भी पाए जाते हैं, शीशम भी पाया जाता है। तो द इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो पेड़ों की प्रजातियां हैं दोस्तों वो पाई जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में। ठीक है ना, तो द इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी कौन से वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? सुंदरी जो है वृक्षों की एक प्रजाति है दोस्तों, वो कौन से वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है ये पूछ रहा है ये, तो वो है दोस्तों मैंग्रोव वन की। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के वन है, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो मैंग्रोव वन की जो है वो प्रजाति है। इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों वनपाल वन रक्षक वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी सारे वनों के क्वेश्चन और काफ़ी सारे वनों की जानकारियाँ डिस्कस की गई है। ठीक है ना, तो देश का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IUCN की स्थापना कब हुई? दोस्तों IUCN की जो स्थापना है वो हुई थी 1948 में, आज़ादी के ठीक 1 साल के बाद में। इसका मतलब क्या था? इंडियन यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को बचाने के लिए जो भारत की जो संगठन इकाई जो बनाई गई थी उसे बोला गया था IUCN। उसकी स्थापना जो है 1948 यानी कि 1948 के अंदर की गई थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? आप सभी को पता होगा विश्व वन दिवस जो है दोस्तों वो 21 मार्च को घोषित किया जाता है, आयोजित किया जाता है मतलब। ठीक है ना, और अब मार्च लग चुका है, आज से ठीक 20 दिन के बाद में विश्व वन दिवस आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? जांटी किसे कहा जाता है दोस्तों? ठीक है ना, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? जांटी, अब जो लोग राजस्थान से हैं प्योर विलेजर उन्हें तो पता होगा जांटी होता क्या है। क्या है दोस्तों उसका करेक्ट ऑप्शन? खेजड़ी। खेजड़ी को क्या बोलते हैं? जांटी बोलते हैं। आपको पता होगा ना, खेतों में बोलते हैं ना जांटी, जांटी खड़ी है हमारा तो, है ना। तो बेस का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर अर्धशुष्क क्षेत्रों के उष्ण कटिबंधीय धोक वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, राजस्थान RAS में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो अर्धशुष्क क्षेत्रों के उष्ण कटिबंधीय धोक वन जो है दोस्तों वो जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है कौन सा है? बताओ दोस्तों, कौन सा वृक्ष ऐसा है जो राजस्थान का गौरव कहलाता है? ठीक है, तो वो है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, जिसके लिए आंदोलन भी हुए थे। खेजड़ी वृक्ष जो है वो गौरव कहलाता है। सही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? मनाया कब जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसके मनाने की बात। अच्छा, ओजोन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? ओजोन का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे वातावरण में एक ऊपर एक ये परत होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सूरज है ना, तो उस सूरज की हानिकारक किरणों को रोकती है ये परत। ठीक है, हानिकारक किरणों को ऐसे वापस यूं ऐसे परावर्तन में कन्वर्ट कर देती है। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा ना, परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पे जो मनुष्य रह रहे हैं उन तक ये किरण नहीं पहुँच पाती है, तो ये होती है ओजोन परत। इस ओजोन परत को संरक्षित रखने के लिए, इसके बारे में लोगों को जागरूकता देने के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो 22 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर कंजर्वेशन अब कब अंगीकृत हुई थी? ठीक है, रामसर कंजर्वेशन जो साइट है दोस्तों वो कब अंगीकृत हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 2 फरवरी 1971 में। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रवाल जो भित्ति होती है दोस्तों उसके संरक्षण के हेतु प्रमुख जो घोषित क्षेत्र है, यानी कि संरक्षण मतलब उसके बचाव के लिए जो प्रमुख घोषित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी भी है, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह भी है। तो दैस का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, दैस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लूँ। देखो,
डेली की डेली दोस्तों आपके लिए वीडियोस आ रही हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इन्हें इग्नोर ना करें तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। और पूरी पूरी वीडियो देखा करो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और चैनल पे प्लेलिस्ट है वो भी देखते रहा करो यार, प्लेलिस्ट के अंदर भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ है, ठीक है, जिसमें आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। और कमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीली, नमी वाली। तो कौन सी है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो है वो है पेंटानल, दक्षिण अमेरिका। पेंटानल उस भूमि का नाम है। कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में पाई जाती है। साउथ अमेरिका में पाई जाती है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो पेंटानल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी, उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी जो है दोस्तों वो राजस्थान में नहीं मिलती। बाकी ये तीनों की तीनों राजस्थान में मिलती है, ठीक है, ये नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दय। इसने पूछा कौन सी प्राप्त नहीं है, तो दय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में कौन सा वृक्ष अधिक सफलता के साथ उगता है? तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में जो है दोस्तों, आपने देखा हो बहुत सारे सड़क के किनारे, आप देखते हो कहीं भी आप यात्रा करते हो बस में या ट्रेन में, आप देखते हो बहुत सारे किनारे पे पेड़ लगे होते हैं, वो बबुल के ही होते हैं ना, किक्कर के बहुत होते हैं। तो विलायती बबुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दय, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र 3 जिलों में है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? देखो टोटल वनों का 30% हिस्सा जो है वो 3 जिलों में बंटा हुआ है, 10-10-10 ऐसे, ठीक है ना। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? वो जिले हैं दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारां, ठीक है ना। तो सही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारां, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। कैसे लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी मैं करवाता रहता हूँ। और लोगों को शेयर तो आप कर ही दोगे, आपको बोलने की आवश्यकता है नहीं। और कमेंट भी आप प्यारा सा कर देना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बाय बाय, टेक केयर।